गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पिछली क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पढ़ लिया था। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये सब हमने पढ़े थे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। मैं आपको बता दूं, पोटेंशियोमीटर भी हमारे पास जो है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहाँ पर इसमें भी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और प्रैक्टिकल बेस्ड है, कंप्लीट ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के काम आता है, जो किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के काम आता है, या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का काम आता है। मेन जो बेसिक है मैं आपको बताता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी स्मॉल एंड एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट डिवाइस। मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ। इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस which is used to measure an EMF or potential difference of a cell। समझ आ गया भाई? एंड ये भी आप मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये भी आप कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट में मेजरमेंट करता है वेरी एक्यूरेटली, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट भी आप कह सकते हो। एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है ये। जैसे कि आप देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट तो वोल्ट मीटर भी करता है, पर मैं आपको बता दूं कि वोल्ट मीटर मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस नहीं है, और लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट मीटर। और पोटेंशियोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एक्यूरेट करता है। समझ आ गया? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, हम देखिए शुरू करेंगे इसके प्रिंसिपल से, डायग्राम के बारे में बताएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे, फिर इसकी वर्किंग भी बताएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सेंसिटिविटी एंड यूजेस, ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए, पोटेंशियोमीटर के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल आपको बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मैं बता देता हूँ प्रिंसिपल में, व्हेन constant current pass through a uniform wire, then potential drop across two ends of a wire is directly proportional to its length। ये कहता है कि किसी वायर के अंदर
अगर कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, अगर किसी वायर के अंदर कांस्टेंट करंट पास हो गया तो ये कहा जाता है कि उस वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब उसके एक एंड पर मान लीजिए 10 वोल्ट है, अब ड्रॉप होने का मतलब है डिक्रीज इन पोटेंशियल। आप ये कह सकते हो माइनस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। माइनस का मतलब होता है ड्रॉप और डिक्रीज, यहां लिख देता हूं। वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर। मेरी बात समझ आ गई भाई? v इज माइनस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखा है, तो हमने जो देखिए अपने इसमें क्या लिखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए वायर। कोई भी आपके पास एक वायर है, देखिए मैं सबसे पहले एक यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। देखिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये हमारे पास सबसे पहले क्या होता है भाई, एक वुडन बोर्ड होता है। क्या होता है भाई, एक वुडन बोर्ड। अब ध्यान से समझेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन के अंदर समझ आ गया। अब मैंने कहा कि हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है। अब वुडन बोर्ड के ऊपर इस तरह के सबसे पहले तो मैं आपको एक स्केल बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ इस पर एक स्केल बना रहता है और ये उसी तरह का स्केल होता है टू साइडेड स्केल जो कि हमने पहले भी बनाया था, ठीक है। जैसे कि हमने मीटर ब्रिज के अंदर बनाकर दिखाया था, वही स्केल इसके ऊपर लगा रहता है और ये स्केल भी 100 सेंटीमीटर का ही होता है। मतलब ये स्केल 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अब ये 0 है, ये क्या है, 100 है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये हमारे पास हो गया टू साइडेड स्केल, टू साइडेड स्केल हो गया भाई। अब देखो ये कहता है कि हमारे पास यहाँ एक टर्मिनल होता है। अब यहाँ से एक वायर एग्जैक्ट यहाँ से चलना शुरू करती है, एकदम स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर यहाँ तक आती है और यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिप लगी रहती है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रिप लगी रहती है। हम आपको लैब में भी आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट। और इन दोनों स्ट्रिप के बीच में भी एक वायर कनेक्ट है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एक स्ट्रिप का एक पॉइंट होता है और एक स्ट्रिप यहाँ लगी रहती है और यहाँ से एक वायर आती है और यहाँ कनेक्ट हो जाती है। ये कॉपर स्ट्रिप है भाई, ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप। ऐसे समझ आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखते रहेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे, ठीक है। इट हैज़ 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर। पहली बात तो यही है। देखिए मैंने यहाँ पर मिनिमम 4 वायर बनाई है। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से एक वायर, दूसरी वायर, फिर तीसरी वायर, फोर्थ वायर। अब ध्यान से देखो, ये 4 वायर्स हैं। अब ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इनको काट कर लगाने की क्या ज़रूरत थी, तो हम इसको यूँ घुमा कर नहीं लगा सकते, वरना 1 सेंटीमीटर यहाँ भी तो बढ़ जाता। तो हमने क्या लगा दिया, ये कॉपर स्ट्रिप लगा दी। क्या लगा दी, ये हमारे पास क्या है, कॉपर स्ट्रिप है। It has 4 to 10 meter long wire which are connected with the help of copper strip। मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, पर किसकी हेल्प से कनेक्ट हैं, कॉपर स्ट्रिप। अब आप सोच रहे हो कि कॉपर स्ट्रिप का यूज़ क्यों किया, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो जितनी पोटेंशियल इस पॉइंट पर है उतनी पोटेंशियल यहाँ है, जितनी पोटेंशियल इस पॉइंट पर है उतनी पोटेंशियल इस पॉइंट पर है। मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब इसके अंदर जो ये वायर है ये हमेशा हमेशा कैसी होती है, इट इज़
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। कैसी होती है ये? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है, मतलब ये मोटी पतली नहीं होती, पहली बात। अब आप सोच रहे हो सर आपने इस डायग्राम में 1 2 3 4 मीटर ही ली, आप 10 तक भी बना सकते हो। हमारे लैब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पोटेंशियोमीटर, 10 मीटर वायर के भी पोटेंशियोमीटर हमारी लैब में रखे हुए हैं, और 4 मीटर के पोटेंशियोमीटर भी हमारी लैब में रखे हुए हैं। सभी से हम एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। इसका एरिया क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। अब ये जो वायर है ना, ये हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट वायर होती है। मीन्स ये कॉन्स्टेनन और मैग्नीन की होती है। किसकी होती है? इट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड मेड ऑफ कॉन्स्टेनन एंड मैग्नीन। मेरी बात समझ गए होंगे? MAGANIN, मैग्नीन, विच हैज़, जो कॉन्स्टेनन और मैग्नीन है वो उसके पास क्या होता है भाई? मैंने आपसे अभी अभी बताया था, हाई रेसिस्टिविटी। इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है भाई? हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका जो अल्फा है, जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो लो होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वाई वी यूज कॉन्स्टेनन एंड मैग्नीन वायर इन पोटेंशियोमीटर। तो आप बताओगे कि उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो हाई होती है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। मेरी बात समझ गए? इस तरह से आपने बताना होगा। और ये भी आपने बताना होगा कि भाई उसको कितने लंबे बोर्ड पर रखा जाता है। तो 1 मीटर लेंथ बोर्ड पर रखा जाता है। आपको पता है 0 सेंटीमीटर से हमने कहाँ तक दिखाया है? 100 सेंटीमीटर तक हमने आपको बताया है। समझ आ गया? अब उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई जो ये वायर है, हमने देखिए ये वायर यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से यहाँ कनेक्ट हो गई, ये इधर, और इस तरह से चारों वायर कनेक्ट हो गई। अब हमारा जो अगला काम है, अब हम इन दोनों वायर्स को, यहाँ से जो ये वायर आ गई है, इनको, और ये दूसरा एंड है, बोलो है या नहीं है? इनको हम कनेक्ट करेंगे एक की हेल्प से एक बैटरी के साथ। की हेल्प से किसके साथ कनेक्ट करेंगे? एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ मैं। सॉरी, ये यहाँ ऐसे कनेक्ट होना था। ये बैटरी है, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा ड्राइवर सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? ड्राइवर सेल और बैटरी। मेरी बात समझ गए? और इसका दूसरा नाम है मास्टर सेल भी होता है, मास्टर सेल। समझ आ गया होगा? मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना करंट ड्राइव करवाएगा इस वायर के अंदर। दूसरा, हम इसको एक की कनेक्ट कर देंगे, की, और एक रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। लो जी, ये रियोस्टेट, ये की कनेक्ट हो गया भाई। अब हमने ये पूरा सर्किट शुरू कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया? एक पोटेंशियोमीटर बन गया। हमने कह दिया ये ए पॉइंट है हमारे पास, और ये क्या है? बी पॉइंट। ए और बी के बीच में हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। एंड both ends are connected with the help of key with किसके साथ कनेक्ट कर दिया? रियोस्टेट एंड ड्राइवर सेल, which drive current in potentiometer wire। जो अपना करंट इसमें ड्राइव करवाएगा पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर।
किसका करंट पास होगा? ड्राइवर सेल का करंट पास होगा। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से करंट चेक करना शुरू करेंगे, पोटेंशियल चेक करना शुरू करेंगे। जब हम चेक करेंगे बेटा, देखो बेटा ये 100 है, तो ये पॉइंट भी 100 होगा। ये कितना हो गया बेटा? 200। ये 200 है, तो ये कितना हो गया बेटा? यहाँ से ये कनेक्ट होकर 300। अब ये 300 पॉइंट है, 300 से ये इधर जाकर कितना आ गया? 400। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये ऐसे क्यों दिखा दिया। दूसरी बात, हम इसको उल्टा भी लेते हैं। यहाँ 0 है, 100, फिर यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ क्या हो जाएगा? 400, क्योंकि ये दोनों तरफ से मेजरमेंट होता है। दूसरी बात, अब हम इसकी पोटेंशियल चेक करेंगे, तो हमें पता है कि ड्राइवर सेल ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये हाई पोटेंशियल पर है। बोलो है या नहीं है? या नेगेटिव, मैं इस की को पुट कर दूंगा, की को कनेक्ट करने के बाद आगे वर्किंग होगी, ये चेक करेंगे तो ये लो पोटेंशियल पर है। बोलो है या नहीं है? तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया। वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल को हम हाई वोल्ट पर जोड़ देंगे और दूसरे टर्मिनल को जॉकी के साथ जोड़ देंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपसे बताया था। जब हम जॉकी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जॉकी क्या करेगी भाई? यहाँ से स्लाइड करना शुरू करेंगे। हम चेक करेंगे कि वोल्ट मीटर में हर पॉइंट पर अलग अलग रीडिंग आ रही है। हम चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट दिखा रहा था, यहाँ पर देखा हमने 9.8 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर देखा 9.7 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब हम जितना आगे की तरफ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये वोल्ट मीटर उस पॉइंट को बता रहा है कि इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हुई है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है। समझ आ गया? इसका मतलब है कि यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे लेंथ बढ़ती जा रही है और लेंथ आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये जो कि आगे स्लाइड करते जाओगे वोल्ट मीटर में रीडिंग कम होती चली जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ? वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप across the two ends of a wire is directly proportional to length। आप जितना लेंथ की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाओगे पोटेंशियल उतनी ही ड्रॉप होती हुई चली जाएगी। समझ आया भाई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसका प्रिंसिपल कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर के अंदर जब कहीं करंट पास होता है, देखिए सबसे पहला काम क्या था? हमने यहाँ पर करंट को ड्राइव करना था। जो इस वायर के अंदर करंट ड्राइव करेगा उस सेल को हम ड्राइवर सेल बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे उसको? ड्राइवर सेल। वो मास्टर सेल होगा, मास्टर पीस होगा। समझ आ गया? अब ये अपना करंट ड्राइव करवा रहा है, हमें बस ये बताना है कि यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल थी वो ज़्यादा थी और जितना हम आगे की तरफ जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होती चली जाएगी वायर के अंदर, और जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा कम होती चली जाएगी। मतलब यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 9.5 और इस तरह से ये कंटिन्यू डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। और आगे फाइनली जब हम यहाँ तक आएंगे तो 0 वोल्ट तक हम पहुँच जाएंगे, या मिनिमम जो पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल था। पर अब हम इस प्रिंसिपल को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या पढ़ा था अभी? हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा है -v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। बोलो है या नहीं है? और हमने इसको क्या कह दिया? -v इज इक्वल टू KL, और k इज इक्वल टू -v अपॉन L कह सकते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, दैट इज क्या बोल देते हैं हम इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कह देंगे हम इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा देखिए हम क्या कहेंगे? k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k को क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाएगा। कोल्ड क्या कहते हैं हम इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दे देते हैं, दैट इज कांस्टेंट। हम इसको क्या बोल रहे हैं बार बार? k इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम भाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि भाई अगर 1 मीटर लेंथ में, या फिर आप ये कहो कि 1 मीटर लेंथ में अगर 2 वोल्ट कम हुई है तो अगली 1 मीटर में भी 2 वोल्ट ही कम होगी, वो कांस्टेंट है। अगले 1 मीटर में भी 2 वोल्ट कम होगी। अगर 1 मीटर में 2.5 वोल्ट कम हुई है तो अगले 1 मीटर में भी 2.5 वोल्ट कम होगी। अगर आधे मीटर की बात करी जाए तो 2.5 का आधा कर लो। समझ आ गया होगा?
पॉइंट क्लियर है। तो जितनी लेंथ को आप आगे बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ तो आप 1 मीटर आगे डिस्प्लेस हुए तो 1 वोल्ट डिक्रीज हुई, आगे 1 मीटर गए तो 2 वोल्ट डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं होगा। इस 1 मीटर में अगर 1 वोल्ट डिक्रीज हुई है तो अगले 1 मीटर में भी 1 वोल्ट डिक्रीज होगी। दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है, और ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस के की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। देखिए ध्यान से, हमने भाई एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आर आई, ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं। और R इज इक्वल टू हमने पढ़ा था रो L बाई ए। मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो V इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू क्या हो गया, आई हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। हमने क्या कह दिया, R की वैल्यू पुट करी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू मैंने लिख दिया रो आई अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई एल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रो आई एंड ए आर कॉन्स्टेंट। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो बेटा, मैं अभी अभी आपसे क्या बता रहा था कि भाई ये ड्राइवर सेल है, ये अपना कांस्टेंट करंट पास होगा। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्या लिखा है स्टेटमेंट में, ध्यान से देखिए, व्हेन कांस्टेंट करंट पास थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर, कि वायर के अंदर एक बार करंट पास कर दो पर वो करंट हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो कंटिन्यू फिर 1 एम्पियर ही पास होने दो। आप ये कहते हो कि भाई 10 एम्पियर जा रहा है तो फिर 10 एम्पियर ही कंटिन्यू पास होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ गए क्या कह रहा हूँ, कि अगर कांस्टेंट करंट पास होता है यूनिफॉर्म वायर के अंदर, यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। और रेसिस्टिविटी तो जो वायर आपने लगा दी वो तो कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, लेंथ आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर V को हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल। क्या कहेंगे हम उसको, डिक्रीज इन पोटेंशियल। मेरी बात समझ आ गई। तो हमने देखिए ये जो हमने V इज डायरेक्टली माइनस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जो आपसे पढ़ाया था, माइनस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जो आपसे पढ़ाया था, वो हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। ये तो प्रूफ है ना भाई, बोलो है या नहीं है। तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, प्रूव करके दिखा दिया। अब मान लीजिए आपसे कोई ये कहता है कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ के बीच में आप ये जो पोटेंशियल जो ड्रॉप है और लेंथ है उनके बीच में ग्राफ बनाकर दिखाइए। तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे, किस तरह का ग्राफ बनेगा भाई। आपने कहा यहाँ तो L ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस V। तो इसका ग्राफ आपका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब कितनी पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो, और इधर आप क्या लिखोगे, लेंथ। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो ये आपने अपना ग्राफ बना दिया जो लेंथ और पोटेंशियल ड्रॉप के बीच में है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया, K इज इक्वल टू माइनस V अपॉन L। बोलो कहा कि नहीं, नेगेटिव साइन तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए होता ही है। अब इसकी यूनिट की बात करी जाए तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट, K की यूनिट क्या लिखोगे भाई, वोल्ट पर मीटर लिख दूं, वोल्ट पर मीटर। बोलो है कि नहीं। V क्या है, पोटेंशियल है, तो V तो क्या हो गई, वोल्ट, और लेंथ क्या है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास क्या था भाई, पोटेंशियोमीटर था। क्या था भाई, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब मैं आपको क्या बताता हूँ भाई, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए एप्लीकेशन का मतलब है कि पोटेंशियोमीटर का यूज़ कहाँ कहाँ करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम
किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने या ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो एप्लीकेशन में मैं सबसे पहला एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहला एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। आपके पास दो सेल्स हैं, उनका ईएमएफ कंपेयर करने के काम आएगा पोटेंशियोमीटर। क्या करने के काम आएगा? ईएमएफ कंपेयर करने के काम आएगा। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, हम एक डायग्राम ही बनाएंगे। डायग्राम में अब की बार मैं थोड़ा सा साफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, और इस डायग्राम में मैं स्केल नहीं बनाऊँगा। बस आपने समझ लेना है कि स्केल लगा हुआ है। मेरी बात समझ गई कि नहीं बेटा? हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया था, मैंने इस पॉइंट को ए पॉइंट ही बता दिया, ठीक है। अब हम जो दो वायर ले रहे हैं, स्ट्रेट वायर, देखिए मैं बना देता हूँ वायर। ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन मैं यूँ डायरेक्ट दिखा रहा हूँ बेटा। दूसरी वायर हो गई, ये थर्ड वायर है, ये फोर्थ वायर है। ये हमने 4 वायर ले ली, ठीक है। और मैं 4 वायर ही पोटेंशियोमीटर ले रहा हूँ, 4 मीटर लेंथ वायर पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? देखो, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। हमारा सबसे पहला काम तो यही होगा। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमने क्या कहा था कि एक तो रियोस्टेट कनेक्ट करना है। ये तो हमारा क्या हो गया? RH। रियोस्टेट को की हेल्प से कनेक्ट करना है, ये हमने की लगा दी। और इस की के बाद हमने यहाँ पर क्या जोड़नी है भाई? एक बैटरी। तो बैटरी जोड़ेंगे यहाँ पर हमने ऐसे, या एक कौन सा सेल था भाई, क्या बोल देंगे हम इसको? ड्राइवर सेल। ये आपने याद रखना है भाई, कि क्या बोलेंगे हम? ड्राइवर सेल। क्या हमारा पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया? मेरे हिसाब से पोटेंशियोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया है। हो गया भाई कनेक्शन, और पोटेंशियोमीटर भी हमने कंप्लीट कर दिया। ड्राइवर सेल जोड़ दिया। ड्राइवर सेल का ईएमएफ आप बता सकते हो, आप इसके ईएमएफ को ई कह सकते हो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आपने इसको कंपेयर करना था, तो सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर बनाना है। आप बताओगे कि वी टेक ए पोटेंशियोमीटर ऑफ a wire of length AB when A terminal is connected with positive terminal of the driver cell and B terminal is connected with negative terminal with the help of a key and rheostat। बोल दोगे, लिख दोगे? ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल थे, A और B। A को तो मैं डायरेक्ट ड्राइवर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और B को मैं नेगेटिव टर्मिनल, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। और वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, विद द हेल्प ऑफ की एंड रियोस्टेट। मैंने ये बोला है, मेरी बात समझ आ गई? अब हमने क्या करना है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक सेल लेंगे। यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट साथ लिख रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है भाई। पहला पॉइंट, the cell which we have to find out EMF, the positive terminal of a cell always connected to positive terminal of a point of driver cell in potentiometer।
अब मैंने क्या लिखा है इसको समझना है। अब हमने देखो सेल को कंपेयर करना था, तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं एक सेल ले लेता हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, मेरी बात समझ आ रही है। और जो दूसरा सेल है वो मेरा सेल यहाँ है, इसका ईएमएफ E2 है, मेरी बात समझ रहे हो। लो जी देखिए, मैंने इस तरह से कनेक्शन शो कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि ये दो सेल है जिनका ईएमएफ कंपेयर करना है, मतलब आपने फाइंड आउट क्या करना है, E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना है। दो अलग सेल हैं। अब आपको ना तो E1 मालूम है और ना ही E2 मालूम है। मैंने आपसे ये बताया था कि जैसे कि ये A पॉइंट है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है तो आपने सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो भी इसी पॉइंट पर ही कनेक्ट करने हैं, ना कि बी टर्मिनल पर। आप सोच रहे हो कि पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल हैं तो इन दोनों सेल्स को आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे, पर नहीं कर सकते। समझ आ गया। ये तो हमने आपसे पहला पॉइंट बताया। क्या बताया मैंने, वी हैव टू फाइंड आउट ईएमएफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। ठीक है, जिन सेल्स का हमने ईएमएफ फाइंड आउट करना है उनका पॉजिटिव टर्मिनल, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल्स ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए पॉइंट ऑफ ड्राइवर सेल, जहाँ पर ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है इन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर ड्राइवर सेल का जहाँ पॉजिटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है उसी पॉइंट पर आपने उन सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, नेगेटिव को कनेक्ट नहीं करना है। सेल का नेगेटिव टर्मिनल इन पॉइंट्स पर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट, E1 एंड E2 इज ऑलवेज लेस देन E। जो आपका ड्राइवर सेल का ईएमएफ है, हम क्या कहेंगे, E1 इज लेस देन E एंड E2 इज ऑलवेज लेस देन E। मतलब इन दोनों का ईएमएफ, E1 और E2 का ईएमएफ हमेशा और हमेशा ड्राइवर सेल के ईएमएफ से कम होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो कब अप्लाई होता है, देखिए V इज इक्वल टू RI पढ़ा था कि कांस्टेंट करंट पास हो, और कांस्टेंट करंट अगर उसमें पास हो रहा है तो आप फिर जो अलग से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो ये पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएगा। अब आपने क्या किया, मान लो यहाँ पर हमने कहा कि ये ड्राइवर सेल है जो अपने करंट को ड्राइव करवा रहा है। आपने अगर इससे ज़्यादा ईएमएफ का कोई सेल जोड़ा तो भाई वो वाला सेल अपना फिर करंट ड्राइव करवाएगा, फिर इस सेल का तो कोई काम ही नहीं रहा, इस ड्राइवर सेल का तो काम ही नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि इस ड्राइवर सेल के अकॉर्डिंग करंट पास हो, फिर हमने जिस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि भाई E1 का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, पॉइंट को ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, यहाँ पर बेटा मैंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई, मैंने एक गैल्वेनोमीटर। मेरी बात समझ गए। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को तो यहाँ कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, जॉकी के साथ। और फिर उस टर्मिनल को मैंने यहाँ से मूव कराना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर हमने अगले पॉइंट में क्या किया, उस टर्मिनल को क्या कर दिया भाई, हमने यहाँ से मूव कराना शुरू कर दिया इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर यूँ स्लाइड कराना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने स्लाइड कराना शुरू किया तो मैंने देखा कि कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे देता है। मीन्स हम इस पॉइंट को भी ये कहेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कि जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा उस समय हम रीडिंग नोट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। मेरी बात समझ गए। अब आपने एक बात समझनी है भाई, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये हमारा ड्राइवर सेल है। अब आपने समझना है इस पॉइंट को, जो मैं इसके प्रोसेस को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो जो बेसिक प्रैक्टिकल है मैं वो समझाऊंगा आपको। ठीक है,
देखो ध्यान से, मैं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, जो इसका प्रोसेस है पूरा, ठीक है। मैंने क्या किया, व्हेन जो कि स्लाइड ओवर वायर then we see galvanometer change deflection। हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम इसको स्लाइड कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन को चेंज करता है। एंड एट पॉइंट J1 गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये कहा कि भाई जब मैं जोकी को स्लाइड कर रहा था तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा था। जब मैंने इसको स्लाइड करते करते यहाँ पर पहुँचा दिया, इस J1 पॉइंट पर पहुँचाया, मैंने देखा गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो आपने जो मीटर ब्रिज पढ़ा था उसमें भी गैल्वेनोमीटर जोड़ा था हमने। और गैल्वेनोमीटर अगर जीरो रीडिंग दे देता है यहाँ पर, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंट और गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। मीन्स पोटेंशियल एट J1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। बोलो, पोटेंशियल मान लीजिए आपने कहा कि मैं E1 को कनेक्ट कर देता हूँ, आपने E1 को E1 सेल कनेक्ट हो गया, मतलब अब हमारा सर्किट कहाँ से शुरू हो गया, ये E1 सेल से शुरू हो गया भाई। मतलब हम क्या कहेंगे, देन इसी पॉइंट पर मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एट J1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1। बोलो कह सकता हूँ कि नहीं भाई, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। जीरो डिफ्लेक्शन कब देगा, जब इसमें करंट पास नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करता है ना। अगर इसमें करंट पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि J1 का जो पोटेंशियल पॉइंट है और इधर वाला जो पोटेंशियल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर का ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल पॉइंट दोनों सेम है। जब इन दोनों की पोटेंशियल सेम है तभी तो ये रीडिंग नहीं दे रहा है। मेरी बात समझ आई ना क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है, जितनी पोटेंशियल J1 पर है उतनी पोटेंशियल इस नेगेटिव टर्मिनल पर है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात समझ गए। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल भी यहाँ कनेक्ट है। मतलब जितनी पोटेंशियल A पॉइंट पर है उतनी ही पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E की है। बोलो कहूँगा कि नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ पोटेंशियल at A is equal to potential of terminal of E1। क्लियर है भाई। E1 जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल की जो पोटेंशियल है वो जितनी A पर है वही है। और A पर पोटेंशियल किसकी थी, A पर पोटेंशियल ड्राइवर सेल की थी, क्योंकि ड्राइवर सेल अपना करंट पास कर रहा है, इसका EMF ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा। मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर है 15 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। हो गया बेटा। मैं ये कहता हूँ कि ये 10 वोल्ट का सेल था, आपने कहा ये 15 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई, 10 वोल्ट। अब यहाँ पर 15 वोल्ट जुड़ा हुआ है तो ये 15 वोल्ट है। अब ये डिक्रीज होती हुई जा रही है आगे। आपने कहा ये 15 वोल्ट से डिक्रीज होते होते यहाँ पर देखा, यहाँ पर पहुँच गई 12 वोल्ट। कितनी पहुँच गई, ये टोटल 15 है ना, इसके 4 पार्ट्स करेंगे तो एक लाइन में 4 4 जा 16 4, हाँ ठीक है। मैंने इसको कितना लिख दिया, 12 वोल्ट लिख दिया। कितना लिख दिया भाई, 12 वोल्ट। जैसे कि हमने क्या कहा था कि जब हम यूँ आगे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगी। हम ये बात तो बोल रहे हैं, हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, according to
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ाया था भाई हमने, माइनस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बोलो पढ़ा था कि नहीं। अगर मान लीजिए मैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाता हूँ तो हम क्या कहेंगे, E1 जो है वो कहाँ पर ड्रॉप हो गई बेटा, L1 लेंथ पर, और हम यहाँ कर देंगे AJ1 इज इक्वल टू L1, क्योंकि वहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है। भाई E1 पोटेंशियल कहाँ जाकर ड्रॉप हो गई है, J1 पॉइंट पर ड्रॉप हो गई ना। इसका मतलब क्या कहेंगे, माइनस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ K L1। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, मेरी बात समझ गए। सिंपल सा मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ये 15 वोल्ट आ गया, यहाँ से डिक्रीज होते होते इस लेंथ पर कितनी बैठी, 12 वोल्ट। दोनों को माइनस कर दो, कितने वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का सेल है भाई E1। तो E1 का EMF कितना है, 3 वोल्ट है। सिंपल सा मतलब है, यही तो है भाई। जब हमने इन प्लग को, अब मैंने क्या कहा, इस प्लग को रिमूव कर दिया, अगेन रिमूव, और ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, तो E1 सेल रिमूव हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 साइडेड की होती है, मैंने कह दिया प्लग 1 रिमूव एंड कनेक्ट विद सेकंड। हमने क्या किया, प्लग 1 को तो रिमूव कर दिया और सेकंड के साथ कनेक्ट कर दिया। देन E2 cell be connect, and again slide the jockey। हमने दोबारा से जॉकी को स्लाइड कराया, हमने दोबारा से जॉकी को क्या किया, स्लाइड कराया इसके ऊपर। जैसे ही हमने इसके ऊपर दोबारा स्लाइड कराया, हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप की एक नई लेंथ आएगी। उस पॉइंट को नोट कर लेंगे, और उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया बेटा, J2। क्या कह दिया हमने, J2। पॉइंट क्लियर हुआ। ये जो नया पॉइंट आया ये हमारा J2 पॉइंट आ गया। एंड टेक नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब सीधा समझ जाना है, नल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे, दैट इज AJ2 विच इज इक्वल टू, इसको L2 मान ले भाई। फिर हम क्या कहेंगे भाई, E2 पोटेंशियल कितनी लेंथ में जाकर ड्रॉप हो गई, L2 लेंथ में, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ KL2। बोलो कहेंगे कि नहीं। और ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। यू नो L1 एंड L2 आपने फाइंड आउट किया। L1 तो आपने AJ1 बताया था, L2 आपने AJ2 बताया था, ये लेंथ तो आपने नोट ही की थी। मेरी बात समझ गए। तो इस तरह से हम सेल को क्या करेंगे, सेल का EMF कंपेयर करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, इसका EMF कंपेयर करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक सेल का EMF फाइंड आउट करके दिखाइए, तो बेटा एक ही सेल जोड़ दो, सिंगल की के साथ कनेक्ट करो, स्लाइड करा दो। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KL1। और आप क्या कहोगे बेटा, माइनस ऑफ V इज इक्वल टू KL। K की वैल्यू क्या होगी आपके पास बेटा, K की वैल्यू आपको पता है, माइनस V/L। बोलो होगी या नहीं। और V क्या है आपके पास, EMF ऑफ ए सेल। तो आप बेटा आप क्या कहोगे, हेयर V इज इक्वल टू EMF ऑफ ड्राइवर सेल। क्या कहेंगे हम अब इसको, EMF ऑफ ड्राइवर सेल। मेरी बात समझ गए। अब हम EMF ऑफ ड्राइवर सेल यहाँ पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या कहते हैं, E। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देन E भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू पुट करोगे। ड्राइवर सेल का EMF तो आपको मालूम है कितना है, टोटल लेंथ आपको मालूम है L क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ वायर की टोटल लेंथ आपसे बता रखी है, मान लीजिए 400 सेंटीमीटर है, तो वो आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
मेरी बात समझ गई कि नहीं? तो इस तरह से आप सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगले पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, सुनिए भाई, अब मैं आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताऊँगा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अब की बार हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैसे फाइंड आउट किया था। आपने कहा था भाई ये हमारे पास एक सेल है, ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस क्या लिख दिया R, या ईएमएफ E ले लो और रेजिस्टेंस को लिख दो। आपने कह दिया ईएमएफ E ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और आपने ये कहा था कि इसके साथ हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट करेंगे, और फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था भाई, E/V -1 इंटू कैपिटल R। आप एक बार पेज पलट कर देख लीजिए। मतलब ये ज़रूरी है कि आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ो, ये मस्ट है। दूसरा, आपको ये भी ज़रूरी है कि आपने इसका ईएमएफ और इनके बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो भी लेनी ज़रूरी है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ये वाला पूरा सिस्टम पोटेंशियोमीटर के अंदर अटैच होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई। मान लीजिए आप पोटेंशियोमीटर वायर ले रहे हो, देखो बेटा, आपने कहा ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट, ठीक है। ये आपने एक वुडन बोर्ड ले लिया, पोटेंशियोमीटर बना दिया, हो गया भाई। अब आपने क्या किया, पहले तो सबसे पहले तो सर्किट पूरा करो भाई। यहाँ ड्राइवर सेल जोड़ दो, ड्राइवर सेल जोड़ दिया आपने, ये आपने बता दिया भाई, ये आपके पास ड्राइवर सेल हो गया। फिर आप क्या करोगे, की जोड़ोगे, ये आपने की जोड़ दी। अब उसके बाद एक रियोस्टेट की हेल्प से आप इसको कनेक्ट करोगे, सीधी सी बात यही है। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये तो बनाया आपने पोटेंशियोमीटर, सिंपल पोटेंशियोमीटर आपने बना दिया की और इनकी हेल्प से। अब इसमें करंट भी पास हो गया। ये कौन सा सेल है भाई, ड्राइवर सेल, ये ड्राइवर सेल है, ठीक है भाई। अब मैं आपको ये केवल समझा रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट इसको निकाल कर देखना है, सीधी सी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा था पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पर होता है वहीं पर हम सेल वेल कनेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो यही है, तो हम यहाँ पर सेल कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो कर दिया भाई। सेल कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, एक की है यहाँ, फर्स्ट की हो गया। इसके साथ क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और इस की को कनेक्ट कर दूं, इस सेल का ईएमएफ ई मान ले भाई, इसको ई नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं E1 मान लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ से जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू किया तो एक पॉइंट आएगा, सेम वही पॉइंट क्या कहेंगे भाई, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1। E इज इक्वल टू क्या कर देंगे, -k इंटू L1, और L1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे भाई, AJ1। भाई ये तो पहले वाली तो पॉइंट है भाई। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये ईएमएफ ई ले लिया, सर्किट यहाँ से ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, गैल्वेनोमीटर जोड़ा, जोकी जोड़ी, और यहाँ ए से स्लाइड करना शुरू किया। हमें पता है कि जितना हम आगे जाएंगे एक J1 पॉइंट आएगा जहाँ गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट दे रहा है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने E1 निकाल दिया। अगर मान लीजिए मैं इसी के साथ एक रजिस्टेंस जोड़ दूँ R, मेरे को मालूम है, और ये कनेक्ट कर दिया, तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या ईएमएफ है रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद, नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस जुड़ गया तो क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अगेन स्लाइड द जोकी, दोबारा जोकी को स्लाइड कर रहे हैं तो एक नया पॉइंट आ रहा है, इस नए पॉइंट को क्या लिख दिया हमने, J2 लिख दिया। क्या लिख दिया भैया, J2। अब हम क्या कहेंगे, व्हेन की सेकंड इज कनेक्टेड, ये ऊपर वाली की को सेकंड बना दूं, ठीक है, सेकंड इज कनेक्टेड, देन सेल हैज पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो ईएमएफ नहीं रहता, पोटेंशियल डिफरेंस रहती है। एंड स्लाइड जो की J, स्लाइड जो की नोट पॉइंट, नोट नल पॉइंट, हमने नल पॉइंट नोट किया, AJ2 विच इज इक्वल टू क्या लिख दिया, L2। देन V माइनस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाएगा, L2। V इज इक्वल टू -k L2 हो गया,
समझ आया या नहीं आया? अब माइनस ऑफ के L2 हो गया, हमने क्या करना है बेटा, हमने क्या लिखना है बेटा, E अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के L1 अपॉन माइनस ऑफ के L2। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या देखा, E अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, L1 अपॉन L2। बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर E अपॉन वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ गया तो हम क्या कहेंगे भाई यहाँ पर, वी नो E और V किसके निकाले हैं, इस सेल के लिए निकाले हैं ना, इसी सेल का EMF और इसी सेल की पोटेंशियल। बोलो इसी सेल के निकाले हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर लिखा था कि नहीं? R आपको मालूम है, देन सॉरी R इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। बोलो हो गया कि नहीं? L1 L2 आपको मालूम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है वो मालूम है, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर दिया। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। मेरी बात समझ गए? और अब मैं आपको बताता हूँ सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। क्या बताता हूँ भाई? सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। देखिए सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब है कि भाई ये वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर देता है और वेरी स्मॉल और ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। अगर आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इट इज capable of measuring very small amount of potential। समझ आ गया? जो छोटी से छोटी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर दे एंड चेंज डिफ्लेक्शन in galvanometer when very small displacement of jockey। ये ध्यान रखना है। आपने अब जॉकी को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो भी वो बहुत अच्छी रीडिंग दे दे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करे तो भी वो रीडिंग दे, इसका मतलब वो मोस्ट सेंसिटिव है। और सेंसिटिविटी डिपेंड किस पर करती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सेंसिटिविटी डिपेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप ध्यान से देखिए, आपके पास बार बार एक फॉर्मूला आ रहा है माइनस वी इज इक्वल टू के एल। के क्या है आपके पास? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इस पॉइंट पर आप बार बार लिख रहे हो इज माइनस ई इज इक्वल टू के एल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये बार बार आप लिख रहे हो, मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्मॉल करना है या ग्रेटर करना है, मतलब हाई पोटेंशियल या द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज लार्ज और स्मॉलर, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कि जब ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर आप स्मॉल करोगे तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मैं लिख देता हूँ, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉलर द पोटेंशियल gradient greater will be sensitivity। आपने इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्मॉल किया तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी,
क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हर एक के अंदर K से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मल्टीप्लाई विद K, दैट इज पोटेंशियल और EMF ऑफ ए सेल। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पर डिपेंड करता है? हमें पता है कि स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल कब होगा? तो आपने देखो हम ये बता देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट दो पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहला तो देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपने क्या कहा भाई, ड्राइवर सेल EMF इज इक्वल टू K इंटू एल, तो K इज इक्वल टू माइनस E अपॉन एल हो गया कि नहीं? बोलो हो गया कि नहीं? अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, भाई L तो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, दैट इज हम क्या कह रहे हैं, 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग वायर थी, तो 4 मीटर से 10 मीटर लंबी वायर है। अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, हम भाई 4 मीटर की जगह 5 मीटर ले लेंगे तो और ज़्यादा सेंसिटिव मिलेगा। 5 मीटर की जगह 6 मीटर लेंथ वायर पोटेंशियोमीटर लेंगे और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कितना मिलेगा? 10 मीटर सेंसिटिव, 10 मीटर लेंथ वायर पोटेंशियोमीटर मोस्ट सेंसिटिव मिलेगा इन सभी के कंपैरिजन में। अब आप सोच रहे हो हम तो 10 से 11 भी कर सकते थे, 12 भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। आप उससे भी ज़्यादा लंबी वायर ले लोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो करंट अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, और जो ड्राइवर सेल से आप पूरी वायर में करंट पास करना चाहते थे वो ब्लॉक हो जाएगा, वो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ गए? तो 10 मीटर से ज़्यादा लंबी वायर नहीं लेनी, पर इनमें भी जितनी लंबी वायर लोगे उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी बाय इंक्रीजिंग लेंथ, पहला पॉइंट क्या कहोगे, बाय इंक्रीजिंग लेंथ। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, ये दूसरा पॉइंट आपने अभी अभी K की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ से पढ़ी थी, यहाँ आपने क्या कह दिया, हेयर K इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए, लिख सकते हो कि नहीं? अरे लिख सकते हो कि नहीं? K इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए, बोलो लिख सकते हो कि नहीं? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर आपने अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी तो आपने प्रूफ किया था ना, तो आपने क्या कहा, वी नो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए। हेयर रो एंड A इज कॉन्स्टेंट, बोलो है या नहीं है? अब करंट तो हम कम ज़्यादा दे सकते हैं ना ड्राइवर सेल से, करंट तो हम भाई जो दे रहे हैं वो कांस्टेंट तो देंगे, पर हमने मान लीजिए 1 एम्पियर करंट कांस्टेंट दिया, कोई कहता है कि नहीं सर हम तो 3 एम्पियर करंट देंगे, कांस्टेंट देंगे, फिर हम चेंज नहीं करेंगे। तो भाई एक तो 3 एम्पियर करंट दो, एक 1 एम्पियर करंट दो, उनमें भी तो आप कम और ज़्यादा लिख सकते हो, कर सकते हो। भाई रो तो आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, और मटेरियल तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का लिखना है आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने यूनिफॉर्म लेना है। तो आप क्या कहोगे कि जो K है वो I पर भी डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, बाई डिक्रीजिंग कांस्टेंट करंट, बाई डिक्रीजिंग कांस्टेंट करंट इन वायर, इस वायर के अंदर अगर हम कांस्टेंट करंट को डिक्रीज कर दें देन K इज ऑल्सो डिक्रीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो मैं आपको बता रहा हूँ सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सेंसिटिवनेस का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर दे। इसका मतलब कि अगर आप जॉकी को स्लाइड करो तो थोड़ा सा भी स्लाइड करो तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे दे, दैट इज मोस्ट सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बोला जाएगा।
सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? देखिए हम हमेशा क्या कहते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोलते हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्मॉल अमाउंट में मेजर करना है तो K जितना स्मॉल होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी सेंसिटिविटी, ये भी हमने लिख दिया। अब हमने मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि भाई सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, चेंज द हाउ टू चेंज द सेंसिटिविटी, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, मैं ये लिख देता हूँ, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। आप सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करोगे, इसका मतलब है आपने क्या करना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्मॉल करना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला बताया, माइनस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भैया, के एल हो गया। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से अगर हम लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज कर दें तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और सेंसिटिविटी स्मॉल हो गई, डिक्रीज हो गई, तो हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आप दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है के जो है वो रो आई अपॉन ए होता है, अगर हम करंट को कम कर दे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास 2 पॉइंट थे, ठीक है भाई। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।